नमस्कार दोस्तों, अभी बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, बीजेपी के 40 विधायकों से अशोक गहलोत कैंप ने साधा संपर्क। जी हां, आपको बता दें, राजस्थान के सियासी संग्राम में अब बीजेपी को भी डर सताने लगा है। बीजेपी को डर है कि सीएम अशोक गहलोत उनके विधायकों को प्रभावित कर सकते हैं, लिहाजा विपक्षी पार्टी ने भी अपने विधायकों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी। और सूत्रों का कहना है कि गहलोत ने अपनी जादूगरी दिखाते हुए बीजेपी के विधायकों से संपर्क साधा है। पहले जो बीजेपी कांग्रेस पर बाड़ेबंदी का आरोप लगा रही थी, अब उसी ने यू टर्न लिया है और इससे राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त के डर से बीजेपी ने अपने विधायकों को गुजरात भेजना शुरू कर दिया है। गुजरात के पोरबंदर में बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी की जा रही है। बाड़ेबंदी में सभी विधायकों को नहीं भेजा जा रहा। दक्षिण राजस्थान के आदिवासी बहुल इलाके के विधायकों और गुजरात सीमा से सटे जालोर सिरोही जिले के बीजेपी विधायकों को गुजरात भेजा गया है। इसके अलावा जयपुर से विशेष चार्टर विमान में 6 विधायक ऐसे भेजे गए हैं जिनसे गहलोत कैंप ने संपर्क करने की कोशिश की है और अभी तक 23 विधायक इधर से उधर भेजे गए। इनमें से 18 को पोरबंदर भेजा गया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक 40 ऐसे विधायक है जिनको गहलोत कैंप ने अपने पाले में लेने की कोशिश की। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रही है। कई विधायकों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है, खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है। ऐसे में विधायकों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। पुनिया ने कहा कि 45 विधायकों से उन्होंने बातचीत की है और समय आने पर इसका खुलासा भी करेंगे। दरअसल आपको बता दें, बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के स्पीकर के फैसले पर 11 अगस्त को राजस्थान हाईकोर्ट को तय करना है कि विलय सही है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ अगली बड़ी खबर में अयोध्या में बाबर के नाम पर नहीं बनेगी मस्जिद या अस्पताल, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा। जी आपको बता दें, बाबरी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या के रौनाही में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी गई है। लेकिन पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर मस्जिद निर्माण से जुड़ी तमाम खबरें वायरल की जा रही थी। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इन तमाम खबरों को भ्रामक बताया और इससे जुड़ी अफवाह पर विराम लगाते हुए बोर्ड ने कहा कि इस 5 एकड़ जमीन पर बोर्ड बाबर के नाम पर कोई भी मस्जिद और कोई भी हॉस्पिटल नहीं बनाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी वहां पर निर्माण शुरू नहीं हो सकता। कागजी कार्रवाइयों को पूरा करने के बाद सबसे पहले हम निर्माण के लिए बनाए गए संपूर्ण ट्रस्ट के गठन की ओर बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि बोर्ड इस ट्रस्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। निर्माण संबंधित तमाम जिम्मेदारियां इसी ट्रस्ट के जिम्मेदार होंगी। ट्रस्ट में अधिकतम 15 सदस्यों को रखा जाएगा, जिनमें से महज 9 सदस्यों के नामों का ही अभी तक ऐलान हुआ है। अतहर हुसैन ने बताया कि सबसे पहले संपूर्ण ट्रस्ट के नाम का ऐलान किया जाएगा, उसके बाद ट्रस्ट रौनाही में निर्माण संबंधी तमाम बारीकियों को देखेगा। हुसैन ने यह भी बताया कि अयोध्या में बनने वाली मस्जिद में इंडो इस्लामिक कल्चरल सेंटर, लाइब्रेरी, तमाम दूसरी चीजों की सुविधाएं होंगी ताकि इससे देश के लोगों को भरपूर फायदा मिले। वहीं सोशल मीडिया पर चल रही खबरों का खंडन करते हुए हुसैन ने कहा कि रौनाही में अस्पताल बनेगी या नहीं, अभी इस पर फाइनल निर्णय नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर खबर चल रही थी, रौनाही में बनने वाला अस्पताल का नाम बाबरी अस्पताल होगा और इसके निदेशक गोरखपुर के निलंबित डॉक्टर काफिल हो सकते हैं। और इन्हीं तमाम बातों का खंडन करते हुए हुसैन ने कहा कि न तो वहां पर बनने वाली मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर होगा और न ही वहां पर अस्पताल के नाम को बाबर के नाम पर रखा जाएगा। साथ ही वहां निर्माण संबंधित सभी कार्य चरणबद्ध स्थितियों में किए जाएंगे। इसके साथ ही हुसैन ने कहा कि वहां पर निर्माण शुरू होगा तो इसके शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री को भी निमंत्रण देंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुखिया का जिम्मा होता है कि वह पूरे प्रदेश का सर्वांगीण विकास करे और इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री को निमंत्रण देंगे और मुमकिन उम्मीद है कि मुख्यमंत्री वहां के शिलान्यास के कार्यक्रम में जरूर पहुंचेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में 15 अगस्त से दोबारा शुरू होगा सीए एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन। जी हां, देश भर में 15 अगस्त के बाद फिर से CAA और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया जा सकता है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण ये प्रदर्शन रोक दिए गए थे और आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल CAA बिल पास किया गया था, जिसके खिलाफ पूरे देश भर में प्रदर्शन शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा कि आंदोलन की तैयारी हम शुरू कर रहे हैं, 15 अगस्त के बाद आंदोलन किया जाएगा। प्राचा ने कहा कि अब कोरोना और लॉकडाउन एक स्टेज पर
पहुंच चुका है, जिसके कारण हम अपना आंदोलन शुरू कर सकते हैं। यूपी में योगी सरकार के प्रतिबंध के फैसले पर प्राचा ने कहा कि धार्मिक आयोजन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होगा। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जगन्नाथपुरी यात्रा हो सकता है तो मुहर्रम का गाइडलाइन भी उसी के अनुसार होना चाहिए। आपको बता दें कि CAA और NRC का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई भी हुई, लेकिन कोरोना के कारण अभी इस पर रोक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को जवाब देने के लिए कहा है। इस मामले में जल्द ही कोर्ट भी सुनवाई कर सकती है। संसद में CAA NRC बिल पर शाहीन बाग में इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया था। सड़कों पर महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, जिसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर किया गया था। हालांकि कोर्ट ने इस मसले पर वार्ताकार नियुक्त कर धरना खत्म करवाने की पहल किया था, लेकिन कोर्ट की यह कोशिश भी विफल गई थी। वही अगली बड़ी खबर में मणिपुर विधानसभा में आज फ्लोर टेस्ट। जी हां, आपको बता दें मणिपुर विधानसभा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। मणिपुर विधानसभा में आज फ्लोर टेस्ट आयोजित किया जाएगा। फ्लोर टेस्ट को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने विधायक को विधानसभा में हाजिर होने के लिए व्हिप जारी किया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह द्वारा विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया है। इस पर वोटिंग के लिए आज विधानसभा में फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। आज विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा। विश्वास मत पर वोटिंग के जरिए राज्य में भाजपा की गठबंधन सरकार का भविष्य तय होगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों में अपने अपने विधायकों की व्हिप जारी किया है। भाजपा ने अपने 18 विधायकों को विधानसभा में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है, तो कांग्रेस ने 24 विधायकों को व्हिप जारी किया है। मणिपुर विधानसभा की वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो 60 सदस्यीय सदन में फिलहाल 53 विधायक मौजूद हैं। 3 विधायकों के इस्तीफे और दल बदल विरोधी कानून के तहत 4 सदस्यों की अयोग्यता के बाद विधानसभा में वर्तमान 53 MLA हैं। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एस टिकेंद्र सिंह ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार विश्वास मत में जीत हासिल कर लेगी। वो कह रहे हैं कि उन्हें 30 से अधिक विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जबकि सदन में फिलहाल गठबंधन की ताकत 29 है। कांग्रेस ने 28 जुलाई को राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। कांग्रेस विधायक केशव मेघचंद सिंह उन्होंने सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। उन्होंने बताया था कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह द्वारा आज सदन में विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। यह आज सदन के व्यापार एजेंडे में चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया है। उन्होंने कहा कि सदन के व्यवसाय के नियमों का स्पष्ट उल्लेख है कि अगर एक ही भावना पर 2 अलग अलग प्रस्ताव है, एक विपक्ष द्वारा स्थानांतरित किया गया और दूसरा सरकार द्वारा, ऐसे में सरकार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसलिए कांग्रेस चर्चा में भाग लेगी। आपको बता दें कि राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार पर 6 विधायकों के हटने के बाद 17 जून को राजनीतिक संकट गहरा गया था। 3 भाजपा विधायकों ने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। और हालांकि बाद में भाजपा नेताओं और मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा समेत शेष नेताओं के हस्तक्षेप के बाद 4 नेशनल पीपुल्स पार्टी के विधायक गठबंधन में लौटे। वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बड़ा सियासी दाव चल सकते हैं मांझी। AIMIM के बाद अब NCP से बढ़ रही है नजदीकियां। जी हां, आपको बता दें कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर RJD से नाराज चल रहे बिहार के पूर्व CM जीतन राम मांझी एक बड़ा दाव चलने वाले हैं। यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि मांझी ने पहले MIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत की। उसके बाद NCP के कई नेता मांझी के घर पहुंचे और हम के प्रदेश अध्यक्ष BL वैशंसी से मुलाकात की। चुनाव से पहले इस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं और मायने यह भी निकाले जा रहे हैं कि जीतन राम मांझी अगर यह कहते रहे हैं कि ये बड़े फैसला लेंगे तो शायद उन्होंने बड़ा फैसला ले लिया है। कल NCP के राष्ट्रीय सचिव सह बिहार प्रभारी सच्चिदानंद सिंह, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य कुमार ज्ञानेंद्र आदि बिहार के अन्य नेताओं ने हम के प्रदेश अध्यक्ष BL वैशंसी से मुलाकात की। हम के प्रदेश प्रवक्ता अमरेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि पार्टी के मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता अमरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के आवास पर आए हुए NCP पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BL वैशंसी ज्ञान प्रकाश से मुलाकात के क्रम में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां लेकर विशेष तौर पर चर्चा की गई है। NCP नेताओं ने कहा कि हम जल्दी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से मुलाकात कर आगे की रणनीति
तरकीब बनाएंगे। बहरहाल ऐसी मुलाकातों से किसी की खिचड़ी पकने के कयास लग रहे हैं। हालांकि तस्वीर अभी धुंधली है क्योंकि इन दिनों माझी खामोश है, शायद चुप्पी टूटेगी तो तस्वीर भी साफ होने वाली है। वही अगली बड़ी खबर में राहुल का पीएम मोदी पर तंज। राहुल ने कहा कि असत्य की गंदगी भी करना है साफ। जी आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमलावर है। उन्होंने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का ही सहारा लेते हुए पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में लगातार बढ़ती असत्य की गंदगी भी साफ करनी है। उन्होंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री चीनी आक्रमण का सत्य देश को बताकर इस सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन के मौके पर कहा कि गरीबी, भारत छोड़ो, खुले में शौच की मजबूरी, भारत छोड़ो, पानी के दर दर भटकने की मजबूरी, भारत छोड़ो। पीएम ने कहा कि भारत छोड़ो के ये सभी संकल्प स्वराज से सुराज की भावना के अनुरूप ही है और इसी कड़ी में आज हम भी गंदगी भारत छोड़ो का भी संकल्प दोहराना है। बता दें कि राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा कि जब जब देश भावुक हुआ है, फाइलें गायब हुई हैं। माल्या हो या राफेल, मोदी हो या चौकसी, गुमशुदा लिस्ट में लेटेस्ट है चीनी आक्रमण वाले दस्तावेज। ये सहयोग नहीं है, मोदी सरकार का लोकतंत्र विरोधी प्रयोग है। दरअसल चीन के अतिक्रमण को लेकर रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में अपनी वेबसाइट पर एक दस्तावेज अपलोड किया था। हालांकि बाद में इसे हटा लिया गया था। राहुल गांधी इसी को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर में जेडीयू प्रवक्ता ने विवादित बयान दे दिया है। जी हां, आपको बता दें, दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के कथित आत्महत्या मामले की जांच अब सीबीआई के हाथों में पहुंची और इसी बीच महाराष्ट्र और बिहार के राजनीतिक दलों के नेता भी आमने सामने है। रविवार को महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना के सांसद संजय राउत ने पार्टी के समाचार पत्र सामना में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया। तो बिहार के सत्तारूढ़ जेडीयू ने अभी संजय राउत को विवादित बयान दे दिया है। जेडीयू के नेता संजय राउत के ऊपर भड़क उठे हैं। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता संजय सिंह ने संजय राउत को मानसिक रोगी बताया है। उन्होंने कहा है कि संजय राउत मानसिक रूप से बीमार हैं और पूरी तरीके से डिरेल हो गए। उन्होंने कहा कि सुशांत मामले की जांच डाइवर्ट करने को ऐसा बयान दे रहे हैं। सुशांत के पिता और बिहार के डीजीपी पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इससे पहले रविवार को शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में दबाव की तरकीब का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही महाराष्ट्र के खिलाफ साजिश के तहत इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया गया है। राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक छपे लेख में कहा कि अभिनेता की दुर्भाग्यपूर्ण आत्महत्या को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना गलत है। राउत ने दावा किया कि सुशांत के अपने पिता से मधुर संबंध नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि उनके पिता की दूसरी शादी उन्हें स्वीकार्य नहीं थी। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया सुशांत प्रकरण आत्महत्या और बार बार यह आरोप लगाने का कोई आधार नहीं कि उनकी हत्या हुई है। राउत ने आरोप लगाया है कि चूंकि भाजपा उद्धव ठाकरे नीति सरकार को अपदस्थ नहीं कर पा रही, इसलिए उन्हें न्यूज चैनलों के माध्यम से उसकी छवि धूमिल करने का निर्णय लिया है। उन्होंने दावा किया कि एक चैनल को बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे का महाराष्ट्र के खिलाफ साक्षात्कार दिया जाना पुलिस अनुशासन का उल्लंघन है। उन्होंने दावा कि पांडे बिहार के बक्सर से 2009 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जब वहां से भाजपा उम्मीदवार ने उनके खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरने की धमकी दी तो उनकी योजना नाकाम हो गई। उन्होंने दावा किया यह कहा जा रहा है कि पांडे अब शाहपुर सीट से बिहार चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि सुशांत का शव 14 जून को उपनगरी बांद्रा स्थित उनके अपार्टमेंट में फंदे से लटका हुआ मिला था और अब सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। वहीं अगली बड़ी खबर में पीएम की फोटो से छेड़छाड़ कर उसे पोस्ट करने पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पर केस दर्ज हो गया है। कमलनाथ ने इस पर मुंह तोड़ जवाब देने को कहा है। जी हां, आपको बता दें, पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के खिलाफ इंदौर में आपराधिक मामला दर्ज होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश की भाजपा सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने ट्वीट करके
करके कहा है कि मैं भाजपा सरकार को खुली चेतावनी देता हूं कि वो इस घृणित राजनीति से बाज आए, अन्यथा हमें सड़कों पर उतरना होगा। भाजपा सरकार की इस दमनकारी सोच का मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। एक अन्य ट्वीट में कमलनाथ ने कहा कि हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने देश की आजादी की लड़ाई के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया है, तो भाजपा क्या चीज है। भाजपा सरकार ने यदि इस तरह की द्वेष भावना की राजनीति बंद नहीं की तो हमें इसके खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। उन्होंने ट्वीट में क्या कहा ये जानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं और आज फिर दोहराता हूं, भाजपा प्रदेश में निरंतर गलत परंपराओं को जन्म दे रही है। राजनीतिक बदलेबाजी, दबाव, दुर्भावना की राजनीति व द्वेष भावना से काम कर रही है। भाजपा जनता का विश्वास खो चुकी है, इसलिए बौखलाहट में यह सब कर रही है। सरकारें आती जाती रहती हैं, हमारी भी प्रदेश में सरकार रही है, लेकिन हमने कभी इस भावना से काम नहीं किया। हम भी यदि भाजपा की राह पर चलते तो आज कई भाजपाइयों पर इसी तरह के प्रकरण दर्ज हो चुके होते, लेकिन हम इस तरह की राजनीतिक द्वेष भावना में विश्वास नहीं करते। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश भर में हमारे नेताओं, जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर काम करने वाले हमारे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, उन पर झूठे प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। मैं भाजपा सरकार को खुली चेतावनी देता हूं कि वह इस घृणित राजनीति से बाज आए, अन्यथा हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। भाजपा सरकार की इस दमनकारी सोच का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। दरअसल क्या है पूरा मामला आपको बता दें। जीतू पटवारी के खिलाफ प्रधानमंत्री के फोटो में छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में इंदौर के छतरीपुरा थाने के एक इलाके में एफआईआर दर्ज कराई गई है। विधायक के खिलाफ धारा 188 सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। हालांकि बाद में पटवारी ने ट्वीट डिलीट कर दिया था। आपको बता दें, अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के समय प्रधानमंत्री की तस्वीर में छेड़छाड़ कर कांग्रेस विधायक पटवारी ने अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी को लेकर टिप्पणी की थी। उधर इस मामले में विधायक पटवारी का कहना था कि उन्होंने ट्वीट में कुछ गलत नहीं था जो अपराधी के श्रेणी में आए। बेरोजगारी, किसान, अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाना भाजपा की दुखती रग है। इस तरह की शिकायत कर वो आम आदमी की आवाज दबाना चाहते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर में राहुल गांधी ने सरकार के 3 गलत कदमों से देश को क्या नुकसान हुआ है इस बात को बताया। जी हां, आपको बता दें, राहुल गांधी ने देश में बेरोजगारी की दर चिंताजनक स्तर पर पहुंचने के लिए सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। राहुल ने कहा कि नोटबंदी, त्रुटिपूर्ण जीएसटी और आनंद फानन में लागू किए गए लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और बेरोजगारी उफान पर पहुंच गई है। बेरोजगारी के खिलाफ युवा कांग्रेस के रोजगार दो अभियान में शामिल होते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता संभाली थी तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज देश के 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। यह नोटबंदी, जीएसटी की खामियां और बिना विचार के ये लागू किए गए लॉकडाउन का परिणाम है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि युवा शक्ति भारत की ताकत है। भाजपा सरकार की रोजगार नष्ट करने वाली नीतियों के ठीक विपरीत आज भारत के युवाओं के लिए रोजगार के ज्यादा अवसर खड़े करने की आवश्यकता है। रोजगार युवा भारत की मांग है, रोजगार युवा भारत की जरूरत है। कांग्रेस प्रवक्ता मनु सिंघवी ने भी कहा कि पीएम मोदी ने साल 2014 में सत्ता संभाली थी, तब बेरोजगारी की दर लगभग 5% थी, जो मई 2020 में 29% के चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। सुरजेवाला ने कहा कि रोजगार के बगैर न देश चल पाएगा और न ही देश का युवा, इसलिए देश के युवाओं को गुण के आधार पर रोजगार दिया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष पर अभी तक फैसला नहीं होने के मद्देनजर सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी पार्टी का कमान संभालेंगी। अंतिम अध्यक्ष बने सोमवार को 1 साल हो जाएंगे। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति सोनिया गांधी के अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल के विस्तार को लेकर जरूरी प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी।